नमस्कार साथियों, मैं अब्दुल मिश्रा स्वागत करता हूं आपके अपने संस्थान ज्ञान सागर के करंट अफेयर सेशन में। और आज ये अपना थर्ड सेशन है। हम लोग मई 2020 का करंट अफेयर्स जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। आज ये थर्ड सेशन, इसके पहले के 2 वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं। आप यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट पे जाकर उनको देख सकते हैं। तो आज हम लोग तीसरे सेशन पर डिस्कस करते हैं, तीसरे सेशन पर चर्चा करते हैं। इसमें जो भी प्रश्न हैं उनको हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं। और एक चीज़ मैंने आपसे बोली हुई है पहले भी कि जब भी आप ये वीडियो देखें तो साथ में पेन और कॉपी लेकर ज़रूर बैठें, क्योंकि इसके क्वेश्चन जो आपको जितना दिख रहा है या पीडीएफ में जो आपको मिलेगा, उसके अलावा भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग डिस्कस करते हैं, तब वो मैं आपको बताता हूँ। तो वो सारी चीज़ें भी इम्पोर्टेंट होती हैं। तो उन चीज़ों को आप साथ में लिखा ज़रूर करिएगा। वीडियो को जो है पॉज करते हुए वीडियो को रोक दें और उसके बाद उन चीज़ों को लिखें ज़रूर, क्योंकि वो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, चलेगा। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो इसी के साथ हम लोग आज पहला क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है कि विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है। विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 24 मई, 20 मई, 25 मई और 26 मई। तो यहाँ पर जो है वो सही आंसर क्या है आपका? तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी जो है 25 मई। तो पहली बात क्या आपको यहाँ पर क्लियर करनी है कि विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है। तो वो कब मनाते हैं? वो 25 मई को मनाते हैं। आइए इसका स्पष्टीकरण या इसके कुछ संबंधित तथ्य हैं उनको देखते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 25 मई 2020 को संपूर्ण विश्व में विश्व थायराइड दिवस मनाया गया। उद्देश्य क्या है इसका मनाने का? थायराइड रोगों के प्रसार के बारे में तथा इसके नए उपचारों के बारे में जागरूकता फैलाना। ठीक है, यानी कि थायराइड रोगों के प्रसार के बारे में और इसके नए उपचारों के बारे में जागरूकता फैलाना, इस उद्देश्य के साथ विश्व थायराइड दिवस हर साल 25 मई को मनाया जाता है। अगली लाइन पढ़ते हैं, देखिएगा कि यह दिवस पहली बार वर्ष 2008 में अमेरिकन थायराइड एसोसिएशन यानी कि एटीए और यूरोपियन थायराइड एसोसिएशन यानी ईटीए द्वारा मनाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान क्या देना आपको, यह दिवस पहली बार कब मनाया गया? 2008 में। आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि मई 2020 में थायराइड दिवस 25 मई को मनाया गया, यह दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो आप आंसर क्या करोगे? वर्ष 2008 में। आपसे पूछा है किसके द्वारा मनाया गया था, ये पूछने के चांस बहुत कम है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान देना है कि अमेरिकन थायराइड एसोसिएशन एटीए और यूरोपियन थायराइड एसोसिएशन यानी कि ईटीए के द्वारा मनाया गया। ठीक है, अगली लाइन यानी कि थायराइड के बारे में बता रहा है ये कि उल्लेखनीय है कि थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथियों में से एक है। यह गर्दन में स्थित तितली के आकार की एक ग्रंथि होती है। ठीक है ना। अभी यहाँ पर जो है आप, अगर आपको नहीं पता है कि थायराइड ग्रंथि कैसी दिखती है, कैसी होती है, तो आप गूगल पर जाकर इसको देख सकते हैं कि थायराइड ग्रंथि आपके जो है वो कैसी दिखती है। हालांकि ये तितली के आकार की ग्रंथि होती है और यह स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा उत्पादित हार्मोन शरीर के महत्वपूर्ण कार्यों को प्रभावित करते हैं। तो ये जो है गर्दन के निचले हिस्से में स्थित इंडोक्राइन, क्या है दोस्तों, जो गर्दन का निचला स्थित है वहां पर इंडोक्राइन, क्या है, इंडोक्राइन ग्रंथि में ये पाई जाती है। ठीक है ना, इंडोक्राइन ग्रंथि में ये थायराइड ग्रंथि आपकी पाई जाती है। ये जो थायराइड ग्रंथि है ये शरीर में थायराइड उत्तेजक हार्मोन यानी कि क्या, टीएसएच, एक टीएसएच हार्मोन होता है, इसको क्या बोलते हैं? थायराइड उत्तेजक हार्मोन। तो ये जो थायराइड ग्रंथि है इस हार्मोन का निर्माण करती है, जिससे होता है क्या है कि शरीर की एनर्जी, प्रोटीन उत्पादन और दूसरे हार्मोन्स के प्रति होने वाली संवेदनशीलता को नियंत्रित करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है ना कि थायराइड ग्रंथि से जो ये हार्मोन बनता है ये हमारे शरीर में एनर्जी, प्रोटीन उत्पादन करता है और दूसरे जो हार्मोन्स हैं उनकी संवेदनशीलता को नियंत्रित भी करता है, उनको रेगुलेट भी करता है। ठीक है, तो दोस्तों थायराइड की कमी से अगर, यानी कि अगर शरीर में आपके थायराइड हार्मोन की कमी होती है तो इससे जो रोग होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? हाइपोथायराइडिज्म। क्या बोलते हैं? हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। किसको? जब ये हार्मोन्स की कमी हो जाती है शरीर में, हार्मोन्स की कमी होती तो क्या होता है? अचानक वजन बढ़ जाता है, अचानक वजन बढ़ता है और इसको क्या बोलते हैं? हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं।
और अगर ये हार्मोन्स यानी कि थायराइड हार्मोन कम होते हैं तो क्या होता है, हाइपर थायराइडिज्म होता है। क्या होता है तब? तब होता है हाइपर, क्या होता है, तब होता है आपका हाइपर थायराइडिज्म होता है। ठीक है, और अगर हार्मोन से बढ़ते हैं तो क्या, हाइपोथायराइडिज्म होता है। ठीक है, तो जानकारी ये जो है आप देख लीजिएगा। और अगर थायराइड ग्रंथि के बारे में आप बहुत अच्छे से पता करना चाहते हैं तो आप ज़रा, वैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, फिर भी आप गूगल कर सकते हैं, इसके बारे में पढ़ सकते हैं ये क्या है। तो क्वेश्चन क्या था, विश्व थायराइड दिवस कब मनाते हैं? 25 मई को। पहली बार कब मनाया गया? 2008 में। किसके द्वारा? एटीए और ईटीए के द्वारा मनाया गया। थायराइड ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथियों में से सबसे बड़ी ग्रंथि है और ये गर्दन में तितली के आकार में स्थित होती है। ठीक है, यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके द्वारा उत्पादित हार्मोन शरीर के महत्वपूर्ण कार्यों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर। ठीक है, और दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगता है, आपको वीडियो पसंद आता है, अगर चीज़ें आपको ये अच्छी लगती, समझ में आती हैं, तो आप वीडियो को अपने जो है उसको शेयर भी किया करें, वीडियो पर कमेंट भी किया करें। ठीक है, वीडियो पर कमेंट भी किया करें और चीज़ों को जो है वो ध्यान से पढ़ा करें और लिखा भी करें। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मई 2020 में किस देश ने चीन की कंपनियों को, क्या लिखा हुआ है कि मई 2020 में किस देश ने चीन की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से चीन की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का विधेयक पारित किया हुआ है। यानी कि कोई एक देश है जिसने मई 2020 में अपने यहाँ से चीन की कंपनियों को अपने यहाँ के स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का एक बिल पास कर लिया है। ऑप्शन है यूके, अमेरिका, सी ऑप्शन है जापान और डी है जर्मनी। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सेकेंड ऑप्शन, यानी कि अमेरिका। अमेरिका ने चीन की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का विधेयक पारित कर लिया है। ठीक है, इसका स्पष्टीकरण देखते हैं फिर इसको हम लोग समझते हैं। स्पष्टीकरण में लिखा हुआ है कि मई 2020 में अमेरिकी सीनेट ने चीन की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का विधेयक पारित किया। यह विधेयक रिपब्लिकन सीनेटर जॉन कैनेडी, नाम क्या देखना है आपको दोस्तों, जॉन कैनेडी, और डेमोक्रेटिक सीनेटर क्रिस वैन हॉलेल ने पेश किया था। इसके तहत कंपनियों को यह स्पष्ट करना होगा कि उनका स्वामित्व और नियंत्रण विदेशी सरकार के हाथ में नहीं है। ठीक है, कंपनियों को ऑडिट रिपोर्ट भी जमा करनी होगी जिसकी समीक्षा पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग वेबसाइट बोर्ड करेगा। इस कदम के बाद अलीबाबा ग्रुप आपने नाम काफ़ी सुना है, चाइना की कंपनी है। तो इस कदम के बाद अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड और बायदू इंक जैसी चीनी कंपनियों को अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने से वंचित किया जा सकता है। यानी अब इसको समझिएगा आप, मई 2020 में अमेरिकी सीनेट क्या है, अमेरिकी सीनेट ये जैसे कि हमारे यहाँ जो है संसद है, पार्लियामेंट का अपर हाउस हमारे राज्यसभा है, वैसे वहाँ पर पार्लियामेंट का जो अपर हाउस है उसको सीनेट बोलते हैं। तो सीनेट ने क्या किया, चीन की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का विधेयक पास कर लिया। यह विधेयक लाया कौन, किसने पेश किया था? तो वहाँ के सीनेट के मेंबर, जिसको हम लोग सीनेटर बोलेंगे, जॉन कैनेडी, और वो किस पार्टी से थे, रिपब्लिकन पार्टी से थे। और डेमोक्रेट सीनेटर क्रिस वैन हॉलैंड, यानी कि दो लोग थे, जॉन कैनेडी और वैन हॉलैंड ने पेश किया। इसमें है क्या कि कंपनियों को बताना होगा कि उन कंपनियों का जो स्वामित्व है, जो ऑनरशिप है और जो रेगुलेशन है, जो नियंत्रण है, वो विदेशी सरकार के हाथ में नहीं है। ठीक है ना, तो अगर विदेशी सरकार के हाथ में है तो उन कंपनियों को क्या करना होगा, अमेरिका के जो स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ से हटना होगा। ठीक है, तो आप देख भी रहे हैं कि समय लॉकडाउन के समय, यानी कि जो कोरोना वायरस कोविड-19 है, तो ये चीन से ही निकला हुआ वायरस है। ठीक है, और अमेरिका जो है इसके बारे में कई बार ये चीज़ बोल चुका है कि ये चीन की एक साजिश लग रही है और इस पर जांच होनी चाहिए। अगर ऐसा सामने आता है तो यानी कि चीन को इसका यानी भुगतना पड़ेगा, इसका जो उन्होंने किया है तो इसका जो खामियाजा इनको उठाना पड़ेगा। यानी कि अमेरिका और चीन का इस समय आप देख रहे हैं तनाव, हालांकि भारत का भी समय चीन के साथ तनाव चल रहा है एलएसी को लेकर इसमें भारत का भी चीन के साथ तनाव चल रहा है बॉर्डर पर, तो उस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो यही कदम अमेरिका ने उठाया है कि वहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, और अपने यहाँ भी ऐसे कई सारे कदम उठाए जा रहे हैं। एक अभियान चल रहा है कि चीनी का बाइकआउट चीनी, ठीक है ना, चीनी जो चीज़ों का, चाइना की चीज़ों का बहिष्कार करें। ठीक है, ऐसा करके ये सब चल रहा है। तो चलेगा, कोई बात नहीं, फिलहाल अभी ये ध्यान रखिएगा आप कि ये क्वेश्चन पढ़िएगा और इसका आंसर भी आप देखें क्या है, अमेरिका है। ठीक है, उसमें बढ़ते हैं अगले थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन जो है आपका इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुनिएगा इसको
कि मई 2020 में क्या लिखा हुआ है कि मई 2020 में किस भारतीय महिला सैन्य अधिकारी को वर्ष 2019 के यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि कौन सी भारतीय महिला सैन्य अधिकारी जिसे वर्ष 2019 का यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया जाएगा, उसकी घोषणा की गई है। ऑप्शन है मेजर सुमन गवानी, बी ऑप्शन है मेजर शिखा वर्मा, सी ऑप्शन है मेजर तेजस्वनी सावंत, डी ऑप्शन है मेजर आभा राठौड़। इसका सही आंसर है साथियों, इसका सही आंसर है ए, यानी कि मेजर सुमन गवानी। मेजर सुमन गवानी को वर्ष 2019 का यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया जाएगा। अभी इसका जो है स्पष्टीकरण देखते हैं। तो इसका स्पष्टीकरण लिखा हुआ है कि मई 2020 में भारतीय सैन्य अधिकारी मेजर सुमन गवानी को वर्ष 2019 के यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। अब ये जो इम्पोर्टेंट क्या है कि वह यह पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय शांति दूत होंगी, ठीक है ना, यानी कि अभी तक भारत में ये किसी को भी पुरस्कार नहीं मिला है। ये पहली महिला या पहली ऐसी इंसान हैं जिनको ये पुरस्कार यहाँ से मिल रहा है, ठीक है। वह एक सैन्य पर्यवेक्षक हैं जिसे कुछ समय पहले संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत दक्षिण सूडान में तैनात किया गया था। दोस्तों आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र जो है उसका एक शांति मिशन चलता है, संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन। तो उसके तहत वो क्या करता है, उसके तहत वो जहाँ पर भी इस तरह की गतिविधियाँ होती, जहाँ पर अशांति है या चीज़ें वहाँ पर तनावपूर्ण हैं, तो ठीक है ना, तो उन चीज़ों को संभालने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, वहाँ पर शांति का प्रसार करने के लिए, वहाँ चीज़ों को यानी कि सुव्यवस्थित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र वहाँ पर सेनाएं तैनात करता है और उनको शांति दूत, उनको शांति सैनिक बोलते हैं। वो वहाँ पर युद्ध वगैरह करने की मूड में नहीं जाते हैं, वो वहाँ पर शांति लाने की मूड में जाते हैं, ठीक है ना। तो उनको क्या बोलते हैं, शांति सैनिक या फिर शांति दूत बोलते हैं। तो ये सैनिक कहाँ से आते हैं, ये सैनिक आपके भारतीय होते हैं, अमेरिकी होते हैं, चीनी होते हैं, ब्रिटेन से होते हैं, ठीक है ना, और जापानी होते हैं, वो दक्षिण अफ्रीका से होते हैं, ठीक है ना। वो कई यानी कि कई देशों की सेनाएं अपने अपने यहाँ से शांति दूतों को वहाँ पर इस अभियान के लिए भेजती हैं। तो भारत भी भेजता है, ठीक है ना, और भारत के भी कई सारे सैनिक यानी कि तीसरे या चौथे नंबर पर आता है भारत वहाँ पर अपने सैनिकों को भेजने के मामले में। तो वहाँ पर दक्षिणी सूडान में तैनात थी। उन्हें यह पुरस्कार, अब ये देखिएगा, उन्हें यह पुरस्कार ब्राज़ील के सैन्य अधिकारी कार्ला मोंटियारो डी कास्त्रो, यानी कि एक ब्राज़ील के सैन्य अधिकारी हैं कार्ला मोंटियारो डी कास्त्रो के साथ 29 मई 2020 को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सैन्य दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस की अध्यक्षता में एक समारोह के दौरान प्रदान किया जाएगा, ठीक है। इसमें आपको सब कुछ नहीं लिखना है, बस ये पुरस्कार किसे मिलेगा, मेजर सुमन गवानी को मिलेगा। मेजर सुमन गवानी वर्तमान में कहाँ पर तैनात थी, दक्षिणी सूडान में तैनात थी। और उनके साथ और ये किसे पुरस्कार मिल रहा है, तो ब्राज़ील के एक सेना अधिकारी हैं, उनका नाम कब मिल रहा है, 29 मई 2020। और कैसे, संयुक्त राष्ट्र के जो अध्यक्ष हैं, जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटरेस, उनकी अध्यक्षता में एक समारोह के दौरान प्रदान किया जाएगा। अभी ये आप देखिएगा कि इस पुरस्कार की जो है, इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, 2016 में हुई थी। क्यों हुई थी, शांति अभियानों में प्रमुखों और फोर्स कमांडरों द्वारा नामित महिलाओं के संयुक्त राष्ट्र सिद्धांतों को बढ़ावा देने के लिए जो है व्यक्तिगत सैन्य शांति सैनिकों के समर्पण और प्रयास का सम्मान करना इसका उद्देश्य था, ठीक है। तो सुमानी जो हैं ये इस पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए पहले इन्हें न्यूयॉर्क जाना था, लेकिन कोविड-19 के कारण ये वहाँ नहीं जा पाएंगी और ऑनलाइन समारोह के द्वारा ये पुरस्कार उनको दिया जाएगा, ठीक है। तो इस पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, वर्ष 2016 में हुई थी, ठीक है। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। ये सारी चीज़ें आप जो है साथ में लिखते जरूर चलिएगा, मैं बार बार कहता हूँ इनको लिखिएगा जरूर। अगर ये चीज़ें आप लिखते नहीं हैं तो आपके ये इस सेशन को देखने और पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। आप पहले वीडियो को कम से कम 2 बार देखें, पहली बार में आप चीज़ों को साथ में लिखें, दूसरी बार में उसको केवल पढ़ते हुए समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको सारी याद हो जाएंगी, ये एक यानी कि इसका एक तरीका है याद करने का। चलिएगा अगला चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसने हाल ही में खेल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए खेलों को उद्योग का दर्जा दे दिया है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, यानी कि वह राज्य कौन सा है जिसने खेल क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए खेल को उद्योग यानी कि स्पोर्ट्स को इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया है, खेल को उद्योग का दर्जा दे दिया है। तो वह राज्य कौन सा है, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी हरियाणा।
दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी यानी कि मिजोरम। मिजोरम ऐसा पहला राज्य बना है जिसने खेल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए खेलों को उद्योग का दर्जा दिया हुआ है। इसका जो है स्पष्टीकरण देख लेते हैं कि मिजोरम के खेल मंत्री रॉबर्ट रोमाविया रायटे, क्या लिखा है, रॉबर्ट रोमाविया रायटे ने बताया कि राज्य मंत्रिमंडल ने खेल और युवा जो है सेवा विभाग को खेल क्षेत्र को बढ़ावा देने और अन्य लोगों के बीच रोजगार पैदा करने के लिए इसे एक उद्योग का दर्जा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है और ऐसा करने वाला यह पहला राज्य बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो बस इसमें यह आपको ध्यान रखना है कि ये किसने किया है, मिजोरम ने किया है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर बात करें मिजोरम के बारे में। मिजोरम जो है, तो मिजोरम के सीएम कौन है, तो मिजोरम के सीएम हैं माननीय जोरमथंगा, श्री जोरमथंगा। मिजोरम के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, तो मिजोरम के मुख्यमंत्री का नाम है जोरमथंगा। ठीक है, मिजोरम के राज्यपाल का नाम क्या है, मिजोरम के राज्यपाल का नाम है PS श्रीधरन। क्या नाम है, PS श्रीधरन पिल्लई। ठीक है, क्या नाम है, गवर्नर जो राज्यपाल है मिजोरम के कौन है, PS श्रीधरन पिल्लई जी जो हैं वो मिजोरम के गवर्नर हैं। लिख लीजिएगा, PS श्रीधरन पिल्लई मिजोरम के गवर्नर हैं। मिजोरम की स्थापना कब हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछते हैं आपसे ये सारी चीज़ें। तो मिजोरम की स्थापना जो है वो हुई थी 20 फरवरी 1987। मिजोरम की स्थापना कब हुई थी, मिजोरम की स्थापना 20 फरवरी 1987 में हुई थी। और इसी के बाद फिर 30 मई 1987 को ध्यान होगा आपको, गोवा को भी पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। चलिए गोवा के बारे में फिर कभी बात करेंगे, अभी हम लोग मिजोरम की बात करें। मिजोरम की राजधानी बहुत ही साधारण आप लोगों को मालूम है क्या है, तो मिजोरम की राजधानी जो है वो है आइजोल, और ये एक उत्तर पूर्वी राज्य है आपका, मिजोरम की राजधानी आइजोल है। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या है, बाघ रिजर्व। मिजोरम में कौन कौन से बाघ रिजर्व हैं, तो मिजोरम में एक बाघ रिजर्व है, उसका नाम क्या है, डंपा बाघ रिजर्व। लिख लेना है इस चीज़ को, मिजोरम में कौन सा बाघ रिजर्व है, बाघ अभ्यारण्य कौन सा है, नाम है उसका डंपा बाघ रिजर्व। किसका नाम है, ये मैंने बाघा लिख दिया, बाघ लिखिएगा, डंपा बाघ रिजर्व। आगे बढ़ते हैं, मिजोरम के नेशनल पार्क। दोस्तों मिजोरम के नेशनल पार्क, मिजोरम का एक नेशनल पार्क है, उसका नाम है मुरलेन नेशनल पार्क। क्या नाम है, मुरलेन नेशनल पार्क। ठीक है, ये कहाँ पर है, मिजोरम में है। मिजोरम का एक दूसरा नेशनल पार्क कौन सा है, फवांगपुई। कौन सा है, फवांगपुई नेशनल पार्क, ये भी कहाँ पर है, मिजोरम में ही है। ठीक है, मिजोरम में ही है, इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। चलिएगा, आपको समझ में आ गया होगा कि खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य भारत में कौन सा बना है, तो मिजोरम है। और मिजोरम के बारे में कुछ चीज़ें भी आपने जान ली। अगला क्वेश्चन जो हम लोग पांचवा क्वेश्चन पढ़ते हैं, पांचवा क्वेश्चन जो लिखा हुआ आपके सामने कि उस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए जो प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए प्रवासन आयोग यानी कि प्रवास आयोग की स्थापना करता है, यानी कर रहा है या करेगा। आपको भारत का कौन सा वो राज्य है बताना है उसके बारे में जो रोजगार प्रदान करने के लिए प्रवास आयोग की स्थापना कर रहा है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी बिहार। इसका सही आंसर है दोस्तों ए उत्तर प्रदेश। ठीक है, हमारा अपना उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसका संबंधित तथ्य के बारे में पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार जो लगातार दूसरे राज्यों के प्रवासी श्रमिकों को वापस ला रही है, उनके लिए एक बड़ा फैसला लिया है। इसने राज्य में 23 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिकों को रोजगार और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक प्रवास आयोग स्थापित करने का निर्णय लिया है। आप देख रहे हैं कि प्रवासी श्रमिकों को अपने देश, अपने यानी कि राज्य में वापस लाने के मामले में उत्तर प्रदेश काफ़ी काम कर रहा है। अभी आपने देखा होगा, सुना होगा, न्यूज़ वगैरह में देखते हैं कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं। जो भी राज्य जितनी ट्रेनों की डिमांड करता है तो रेलवे मंत्रालय जो है भारत सरकार का उतनी ट्रेनें उसको मुहैया कराता है। जैसे मान लीजिएगा हमारे यहाँ महाराष्ट्र से मजदूर आने, हमारे यहाँ उड़ीसा से मजदूर आने, हमारे यहाँ गुजरात से, मध्य प्रदेश से, कई राज्यों से हमारे यहाँ के जो प्रवासी श्रमिक हैं वो सब वापस लौट रहे हैं।
उनको लाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन भी चलाई जा रही है। और सबसे ज़्यादा श्रमिक ट्रेनें मांगने का यानी कि उसकी डिमांड उत्तर प्रदेश ने ही की है। और 23 लाख से अधिक प्रवासी जो हैं उनको रोजगार और समाज सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक प्रवासन आयोग बन रहा है। प्रवासन आयोग काम कैसे करेगा, तो कौशल मानचित्रण के आधार पर यानी कि स्किल डेवलपमेंट, जो आपका यानी कि कौशल जो होता है, स्किल जिसको हम लोग कौशल विकास देखते हैं, यानी कि स्किल कुशलता के आधार पर, यानी जैसे कोई जो है सब लोग अपने अपने क्षेत्र में स्किल होते हैं, तो कोई टेक्निकल है तो कोई नॉन टेक्निकल है, ठीक है, किसी के पास कोई डिग्री है, कोई डिप्लोमा है, किसी के पास जो है कंप्यूटर का डिप्लोमा है तो वो कंप्यूटर के क्षेत्र में स्किल है। तो जैसे महिलाओं में अगर बात की जाए, किसी के पास जो है ब्यूटी पार्लर चलाने का या फिर ये सब काम करने का, सजावट का, डेकोरेशन का, इस सब का अगर उनके पास जो है उसको अनुभव है, स्किल है, उनके क्षेत्र में उनका काम मिलेगा। मजदूरों का भी अलग अलग क्राइटेरिया होती हैं, कई सारे काम होते हैं, जो जिसमें कुशल होगा उस आधार पर उसको जॉब दी जाएगी, ठीक है। और इस पर फोकस ज़्यादा कहाँ पर होगा, कृषि और दुग्धालय क्षेत्र में श्रमिकों को रोजगार देने में इस पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा, ठीक है। राज्य स्तर पर प्रवासी श्रमिकों का बीमा भी उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार कह रही है कि राज्य स्तर पर प्रवासी श्रमिकों का बीमा भी उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे उनका जीवन भी सुरक्षित हो सके। दोस्तों बिल्कुल ये अच्छी बात है, ध्यान रखना आपको कि उत्तर प्रदेश ने प्रवासन आयोग का स्थापना कर रही है, प्रवास आयोग का स्थापना कर रही है, और इसके तहत जो है मजदूरों को, रोजगारों को, जो श्रमिक है उनको रोजगार दिया जाएगा, ठीक है। चलिएगा, इस क्वेश्चन का जो है कुछ बैकग्राउंड, जैसे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो कौन है मुख्यमंत्री हमारे यहाँ, सीएम, तो हमारे यहाँ सीएम कौन है, श्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के सीएम हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं, दोस्तों उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी आपको मालूम है, आनंदीबेन पटेल जी हैं, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं, महामहिम आनंदीबेन पटेल जी। और उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई है, तो 12 जनवरी 1950, ठीक है। ये स्थापना यानी कि ऐसा नहीं कि इसके पहले उत्तर प्रदेश नहीं था, उत्तर प्रदेश था, लेकिन तब उसका नाम क्या होता था, संयुक्त प्रांत होता था नाम, और वो तो आपका ब्रिटिश भारतीय राज्य है उस समय से है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन 12 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश पड़ा संयुक्त प्रांत से। इसी वजह से 12 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाया जाने लगा है। 2017 में जब योगी जी की सरकार बनी थी तो उन्होंने अनाउंसमेंट की थी, और फिर 12 जनवरी 2018 से ये मनाया जाने लगा है। तो पहली बार 12 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया था, ठीक है दोस्तों। अगली बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में नेशनल पार्क, उत्तर प्रदेश में मात्र एक ही नेशनल पार्क है, उसका नाम है दुधुआ नेशनल पार्क। क्या नाम है दोस्तों, दुधुआ नेशनल पार्क, जो कि आपके लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है, ठीक है। और दुधुआ नेशनल पार्क में ही बाघों का संरक्षण करने के लिए क्या बनाया गया हुआ है, बाघ अभ्यारण्य भी वहां पर बनाया गया है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में 2 बाघ अभ्यारण्य हैं, एक तो आपने देखा कौन सा, दुधुआ, और एक कौन सा है, पीलीभीत। कौन सा दोस्तों, पीलीभीत। पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य भी आपके उत्तर प्रदेश में है। तो 2 आपके बाघ अभ्यारण्य हो गए। इसके अलावा और भी बाघ अभ्यारण्य हैं या और भी वन्य अभ्यारण्य हैं और रिजर्व क्षेत्र हैं, जैसे कि हाथी रिजर्व उत्तर प्रदेश में एक ही है, उसका नाम क्या है, यूपी एलिफेंट रिजर्व। ये हाथी रिजर्व उत्तर प्रदेश में एक ही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप लिख लीजिएगा इनको, और बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, अपने 6वें क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी वगैरह भी आप लिख लीजिएगा, मालूम होगा वैसे, फिर भी उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है, जैसे वो सारस क्रेन है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु, इसको प्राणी, राजकीय प्राणी बोलेंगे, वो क्या है, बारहसिंघा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है पलाश, ठीक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, पलाश का पुष्प आता है, ठीक है, जो यानी कि सांस्कृतिक रूप से भी महत्वपूर्ण इसका होता है पलाश का, यही हमारे उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, उत्तर प्रदेश में अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि केंद्रीय क्या है, केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान, केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान कहाँ पर है, तो ये भारत सरकार का केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान भी आपके उत्तर प्रदेश में है, इज्जतनगर कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश के बरेली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है इज्जतनगर, और वहाँ पर भारत सरकार का केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान भी स्थित है। तो ये आशा करते हैं कि आपने ये सारी चीज़ों को अपनी कॉपी पर लिख लिया होगा, क्योंकि ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इनको आप सीधा साथ में क्रम में लिखते हुए चलिएगा, वीडियो को रोक के लिख सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। छोटा सा क्वेश्चन है, आसान है कि आत्मनिर्भर भारत के अभियान के तहत आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत केंद्र सरकार द्वारा मधुमक्खी पालन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? ऑप्शन ए 1000 करोड़, ऑप्शन बी 500 करोड़, ऑप्शन सी 250 करोड़, ऑप्शन डी 100 करोड़। ठीक है, यानी कि आत्मनिर्भर भारत क्या है, अभी आपने न्यूज़ में सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा। अभी यानी कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए, यानी कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए वित्त मंत्री जो है हमारी निर्मला सीतारमण जी ने, उन्होंने एक पैकेज जो है अनाउंस किया था, लॉन्च किया था आत्मनिर्भर के नाम से। 20 लाख करोड़ का जो है वो पैकेज था। ठीक है, हालांकि उस पर 20 लाख करोड़ पर कई सारे सवाल भी उठे। ठीक है, कई लोगों को 20 लाख करोड़ में कितने जीरो होते हैं ये भी जानना था। चलिए खैर वो सब बातें मजाक के तौर पर हैं। इसका सही आंसर क्या है? यानी कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत केंद्र सरकार द्वारा मधुमक्खी पालन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 500 करोड़ रुपए। सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, यानी कि 500 करोड़ रुपए। देख लीजिएगा, लिखा हुआ है कि सरकार ने आत्मनिर्भर अभियान के तहत मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए। सरकार किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दे रही है और इसने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत मधुमक्खी पालन की दिशा में 500 करोड़ रुपए आवंटित किए हुए हैं। किस लिए? यानी किसानों की आय को दोगुना करने के लिए भारत सरकार ने ऐसा किया हुआ है। हालांकि किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य जो है भारत सरकार ने वर्ष 2022 पहले से भी निर्धारित कर रखा है। और मधुमक्खी पालन जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में कई लोगों की यानी कि मुख्य जीविका के रूप में भी काम करता है। इसलिए जो है भारत सरकार ने इसको ध्यान में रखा है और 500 करोड़ रुपए इसको प्रोत्साहन करने के लिए, मधुमक्खी पालकों की मदद करने के लिए आवंटित किए हुए हैं। चलिएगा दोस्तों, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भारत ने हाल ही में किस देश में इंडिया नाम का सैन्य युद्ध खेल केंद्र स्थापित किया है? ठीक है, यानी कि कोई एक देश है। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए युगांडा, ऑप्शन बी रवांडा, ऑप्शन सी केन्या, ऑप्शन डी कांगो। ये 4 देश हैं, इनमें से कौन से देश में भारत ने इंडिया नाम का सैन्य युद्ध खेल केंद्र स्थापित किया है? यानी कि वहां पर एक सेंटर बनाया है सैन्य युद्ध खेल, यानी कि वहां पर सैन्य गतिविधियों के तहत, सैन्य गतिविधियों के माध्यम से वहां पर खेल वगैरह जो है वो सिखाए जाएंगे और इसमें सेना का अहम रोल होगा। और उस सेंटर का नाम क्या होगा? इंडिया। तो ये कहाँ पर है? तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, युगांडा। युगांडा में भारत ने ऐसा काम किया हुआ है। इसके संबंधित तथ्य क्या है देख लेते हैं। तो लिखा हुआ है कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ युगांडा, यानी कि युगांडिया में जो भारत की संस्था उसका नाम क्या है? इंडियन एसोसिएशन ऑफ युगांडा। और युगांडा पीपुल्स के लिए, ठीक है ना, और युगांडा पीपुल्स के लिए भारतीय सैन्य सलाहकार और प्रशिक्षण दल रक्षा बल यूपीडीएफ ने संयुक्त रूप से युगांडा वरिष्ठ कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में, यानी ये चीज़ कहाँ पर की जा रही है? तो युगांडा वरिष्ठ कमांड एंड स्टाफ कॉलेज, एक यहाँ वहाँ का कॉलेज है, वहाँ पर सैन्य युद्ध खेल इंडिया नामक केंद्र की स्थापना की है। यह 1 बिलियन से अधिक, कितना? 1 बिलियन, यह 1 बिलियन से अधिक युगांडा सीलिंग जो है ये अभी बताएंगे आपको, युगांडा की करेंसी है। 1 बिलियन से अधिक युगांडा सीलिंग, या फिर इसको हम लोग जो है $2,65,000 की लागत का ये इसको बनाया गया है। केंद्र का उद्घाटन कौन कर रहा है? तो युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी कागटा मुसेवेनी। क्या नाम है? नाम थोड़ा जो है आप अजीब लग रहा होगा आपको, कोई बात नहीं, आप लिख लीजिएगा। युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी कागटा मुसेवेनी के द्वारा जो है किया जाएगा उद्घाटन, जो कि युगांडा के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, सीधी सी बात है, सिंपल क्वेश्चन है, समझ में आ जाना चाहिए आपको कि वहाँ पर सेना का एक कॉलेज है, उस सेना के कॉलेज में वहाँ के सैनिकों को, वहाँ के स्टाफ को प्रशिक्षित करने के लिए, ठीक है ना, उनको यानी कि नए तरीके, नई चीज़ें सिखाने के लिए, युद्ध कौशल, ठीक है ना, खेल कौशल, ये चीज़ें सिखाने के लिए वहाँ पर इंडिया नामक सेंटर की स्थापना हुई है। देश कौन सा है? देश है आपका युगांडा। ठीक है, अभी इसी के साथ जो है युगांडा की कैपिटल क्या है? दोस्तों युगांडा की कैपिटल है कंपाला। युगांडा की राजधानी क्या है? युगांडा की राजधानी है कंपाला। युगांडा एक ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है। युगांडा कैसा, कहाँ पर है? ईस्ट अफ्रीका महाद्वीप में पड़ने वाला एक देश है। उसकी राजधानी क्या है? कंपाला है। और इसकी मुद्रा भी हमने आपको बताया था, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, युगांडा सीलिंग,
युगांडा सीलिंग जो है ये युगांडा की मुद्रा है, युगांडा के राष्ट्रपति का नाम भी यहाँ पर लिखा है। ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा। जरूरी नहीं आप लोग ऐसा मत किया करें कि ये पूरा का पूरा जो ये आप देखते हैं ना स्पष्टीकरण, इसको पूरा का पूरा लिखना नहीं होता है। मैं आपको इसे समझाता हूँ, तो जिस हिसाब से मैं आपको समझाता हूँ उसी हिसाब से आप इसको पॉइंट टू पॉइंट लिखा करिएगा, ठीक है। बाकी इसकी पीडीएफ तो मैंने बताया ही था आपको कि ज्ञान सागर के एप्लीकेशन पर आपको जाकर पीडीएफ मिल जाएगी। तो कई लोगों ने शायद डाउनलोड भी कर लिया होगा अब तक, जिन्होंने नहीं किया है वो जाकर प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और वहाँ पर पीडीएफ अवेलेबल है, उसको प्राप्त करें, डाउनलोड करें, ठीक है। चलिएगा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है कि विश्व इस्पात संघ, क्या लिखा हुआ है, विश्व इस्पात संघ WSA के अनुसार भारत का कच्चा इस्पात उत्पादन अप्रैल 2020 के दौरान 65.2% घटकर 3.137 मिलियन मीट्रिक टन हो गया है। डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अब देखिएगा इसमें क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है। एक संस्था है, कौन सी? डब्ल्यूएचओ, ठीक है ना। डब्ल्यूएसए विश्व इस्पात संघ, वर्ल्ड स्टील यानी कि एसोसिएशन, उसने एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट में क्या है कि भारत का जो कच्चा इस्पात है उसका उत्पादन अप्रैल 2019 से अप्रैल 2020 के दौरान जो घटकर वो कितना हो गया है, वो कितना हो गया है 3.137 मीट्रिक टन हो गया है। और ये जो गिरावट आई है कितने प्रतिशत है, तो 65.2% है, ठीक है। अभी इसको हम समझाते हैं आपको। फिलहाल आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि WSA वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी वियना, ऑप्शन सी जिनेवा, ऑप्शन डी ब्रुसेल्स, ठीक है। ऑप्शन डी क्या है? ब्रुसेल्स। तो इसका सही आंसर यही है ऑप्शन डी यानी कि ब्रुसेल्स, इसका विश्व इस्पात संघ WSO का हेडक्वार्टर है। चलिएगा इसको समझिएगा क्या कह रहा है ये कह रहा है कि अप्रैल 2020 के लिए विश्व इस्पात संघ मासिक कच्चे इस्पात की रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2019 में 9.021 मीट्रिक टन कच्चे इस्पात उत्पादन की तुलना में अप्रैल 2020 के दौरान भारत के कच्चा इस्पात उत्पादन 65.2% घटकर 3.137 मीट्रिक टन, यहाँ पर मिलियन टन लिखा हुआ है, मीट्रिक टन समझिएगा इसको, मीट्रिक टन हो गया है। इस कमी के पीछे, ये मिलियन टन नहीं मीट्रिक टन है, इस कमी के पीछे प्रमुख कारण देशव्यापी तालाबंदी, जिसको हम लोग लॉकडाउन बोल रहे हैं, 25 मार्च 2020 से जो हमारे यहाँ लॉकडाउन चल रहा है उसके कारण है, ठीक है, जिसमें कोविड-19 के कारण तालाबंदी चल रही है और कोई भारत सरकार को शौक थोड़े ना पड़ा है कि वो लॉकडाउन कर दे देश में, उसका भी तो घाटा हो रहा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, यानी कि आपको समझ में आ गया होगा कि अप्रैल 2019 से लेकर अप्रैल 2020 तक उत्पादन कितना घट गया, 65.2%। पहले कितना था 9 जो है 0.021 और अभी कितना है 3.137 मीट्रिक टन हो गया, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? चलिएगा इसके अलावा जो है कुछ चीज़ें और आप देखिएगा, कि जो है ये रिपोर्ट 64 देशों के लिए है। ऐसे 64 देश जो इस्पात का उत्पादन करते हैं उनकी रिपोर्ट है ये, और उन सभी के लिए है जिसमें जो है आपका चीन, 64 देशों में से चीन है दोस्तों, चीन जो है उसके यहाँ कितनी कमी आई है, 1.7% की कमी, उसके यहाँ चीन के इस्पात उत्पादन में 1.7% की कमी आई। ऐसे ही जो आपका USA है, अमेरिका के इस्पात उत्पादन में 32% की गिरावट दर्ज की गई है। इसी प्रकार से आपका एक मुख्य देश है जापान में 23% का डिक्रीजमेंट जो है 23% की कमी जो है कच्चे इस्पात के उत्पादन में दर्ज की गई है। और कुल मिलाकर ये वैश्विक जो गिरावट है, जो इस्पात उत्पादन में जो वैश्विक गिरावट है ये 13% है। पूरे विश्व की बात करेंगे तो 13%, और भारत में कितना हुआ 65.2%। सबसे ज़्यादा भारत में ही कमी आई है इस्पात उत्पादन में, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है कि ये जो आपका विश्व इस्पात संघ है इसका मुख्यालय कहाँ पर, अभी आपको बताया ब्रसेल्स। इसके डायरेक्टर कौन है, किसके? WSA के जो है इसके निदेशक कौन है? डॉक्टर एडविन बेसिन, क्या नाम है उनका? डॉक्टर एडविन बेसिन। तो ये विश्व इस्पात संघ के निदेशक हैं डॉक्टर एडविन बेसिन। विश्व इस्पात संघ की स्थापना कब हुई थी दोस्तों?
ध्यान रखना, विश्व इस्पात संघ की स्थापना 10 जुलाई 1967 को हुई थी। तो विश्व इस्पात संघ की स्थापना 10 जुलाई 1967। डायरेक्टर कौन है? डॉक्टर एडविन बेसिन। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ब्रुसेल्स यानी कि ब्राजील। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? 9। अगला क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 कि सबको रोजगार मिलेगा, सबको मिलेगा रोजगार योजना किस भारतीय राज्य में मई 2020 में शुरू की गई? सीधी सी बात है, इस योजना का नाम बताना है। सॉरी, योजना लिखी हुई है, किसने शुरू की उस स्टेट का नाम बताना है। योजना का नाम क्या है? सबको मिलेगा रोजगार, कोई नहीं छूटेगा, सबको मिलेगा रोजगार। ये योजना किसने लॉन्च करी? ऑप्शन उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर है साथियों मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने मई 2020 में एक योजना शुरू की, नाम क्या है? सबको मिलेगा रोजगार। आइए इसके संबंधित तथ्यों पर ध्यान देते हैं। संबंधित तथ्य में लिखा हुआ है कि एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सबको रोजगार मिलेगा नामक योजना का उद्घाटन किया। इस योजना के तहत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 यानी मनरेगा के तहत जॉब कार्ड मजदूरों को जो मजदूर हैं उनको जॉब कार्ड वितरित किए जाएंगे। मनरेगा के तहत मजदूरों को जॉब कार्ड दिए जाएंगे। योजना का नाम क्या है? सबको रोजगार मिलेगा। ठीक है, बात करते हैं आगे। मध्य प्रदेश में इसी कड़ी में जो है लॉकडाउन के तहत जो है मध्य प्रदेश सरकार ने एक अपना जो है आंकड़ा दिया हुआ है कि 1 अप्रैल से अब तक, यानी 1 अप्रैल से अभी कौन सा चल रहा है? मई चल रहा है, लास्ट है, खत्म है। तो 1 अप्रैल से अब तक यानी कि 2 महीने में इन्होंने 35,42,000 से अधिक 35,42,000 से अधिक मजदूरों को मनरेगा के तहत रोजगार दिया, जिनमें 42.2% महिलाएं भी शामिल हैं। जिनमें 42.2% महिलाएं भी शामिल हैं, ऐसा इन्होंने आंकड़ा दिया है। मध्य प्रदेश के सीएम, अभी आपने नाम देखा, श्री शिवराज सिंह चौहान जी। मध्य प्रदेश के राज्यपाल यानी गवर्नर, मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन हैं? तो मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं लालजी टंडन। लालजी टंडन जी जो हैं ये उत्तर प्रदेश के हैं। लालजी टंडन कहाँ से हैं? यूपी से हैं, और ये मध्य प्रदेश में गवर्नर हैं इस समय। ठीक है, मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क की बात की जाए तो कई सारे हैं, उनमें से कुछ मुख्य हम आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक नेशनल पार्क है कान्हा। मध्य प्रदेश में एक नेशनल पार्क है बांधवगढ़। कौन सा? बांधवगढ़। मध्य प्रदेश में एक नेशनल पार्क है माधवगढ़। ठीक है, ध्यान देना है, बांधवगढ़ अलग, माधवगढ़ अलग, 3 ये हो गए। ठीक है, कान्हा, बांधवगढ़ और माधवगढ़। इसके बाद जो है वहां पर एक कौन सा है और राष्ट्रीय उद्यान, इसका नाम है पेंच। एक राष्ट्रीय उद्यान वहां पर है पन्ना। ठीक है, और भैया हमने आपको 5 लिखवाए यहाँ पर अभी, कम से कम जो है सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला आपका स्टेट यही है। 11 राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में, इनमें से 5 हमने आपको लिखवाए हुए। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, बाकी सब मैंने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के भारत पोस्ट और बागवानी विभाग ने शाही लीची और जर्दालू आम को लोगों के घर घर पहुंचाने के लिए साझेदारी की हुई है। किस लिए साझेदारी हुई है? भारत पोस्ट यानी कि जो आपका भारतीय डाक विभाग है, तो भारतीय डाक विभाग का जो बिहार पोस्टल सर्कल है, कौन सा? भारतीय डाक विभाग का बिहार पोस्टल सर्कल और बिहार का जो बागवानी विभाग है उसने साझेदारी की है। किस लिए की हुई है? शाही लीची और जर्दालू आम को घर घर पहुंचाने के लिए। देखिएगा, मैंने आपको पहले ही इसका आंसर बता दिया। ठीक है, वो बोलने में निकल गया पहले ही आंसर। चलिएगा, कोई बात नहीं, आंसर इसका क्या है? बिहार है। ठीक है, तो ये बिहार का है। बिहार जो है उसका बिहार पोस्टल सर्कल और बागवानी विभाग ने ऐसा जो साझेदारी की हुई है, शाही लीची और जर्दालू आम। अभी इनके बारे में पढ़ते हैं क्या है। इसका संबंधित तथ्य आप पढ़िएगा, लिखा हुआ कि डाक विभाग भारत सरकार और उद्यानिकी विभाग बिहार सरकार ने मुजफ्फरपुर के शाही लीची और भागलपुर के जर्दालू आम, ठीक है, आम कहाँ का है? भागलपुर का, और लीची कहाँ की है? मुजफ्फरनगर की। शाही लीची की आपूर्ति लोगों के द्वार पर करने के लिए ऐसा किया हुआ है। अब समझिएगा ऐसा क्यों, ठीक है ना, ऐसा क्यों, ये काम क्यों किया गया। देखिएगा, इस समय लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है ना, और व्यापारियों को अपने खेतों से ये चीज़ें सारी लेकर
बेचने के लिए जाना, ठीक है ना, यानी उसके लिए सबसे बड़ी समस्या क्या आएगी, सबसे बड़ी समस्या आएगी ट्रांसपोर्ट, सबसे बड़ी समस्या क्या आएगी, परिवहन की समस्या आएगी उनको, यानी कि ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट जो है वो नहीं मिलेगा, साधन उनको नहीं मिल रहे हैं, इसमें मिल रहे हैं लेकिन समस्या आ रही, काफ़ी समस्या आ रही। इस चीज़ को हल करने के लिए बिहार सरकार ने कहा कोई बात नहीं, हम लोगों के यहाँ जो है आपूर्ति जो है घर घर आपूर्ति करेंगे, और इसके लिए किसकी मदद ली गई, भारतीय डाक विभाग की और भारत सरकार के उद्यानिकी विभाग की, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये ऐसा काम बिहार सरकार ने किया हुआ है। अभी हम बात करें, क्या लिखा हुआ था आपका, शाही लीची, लीची कैसी है, शाही लीची है, ठीक है ना। ये कहाँ की है, तो बिहार जिले के मुजफ्फरपुर की है, और इसको 2018 में दोस्तों, इसको 2018 में जीआई टैग प्राप्त है। तो आपसे पूछेगा कि 2018 में शाही लीची को जीआई टैग मिला, तो यह कहाँ की शाही लीची है, बिहार के मुजफ्फरपुर की है, या फिर मुजफ्फरपुर की शाही लीची को जीआई टैग कब मिला, 2018। इस पर जरूर क्वेश्चन, और जीआई टैग के तो कई सारे क्वेश्चन विभिन्न परीक्षाओं में बहुत पूछे गए हैं, तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। और बाकी इस पर हम लोग एक अलग से सेशन इस पर रखेंगे, अलग से डिस्कशन रखेंगे कि अब तक जीआई टैग किसको किसको मिल चुका है, कहाँ कहाँ का उत्पाद है वो, जीआई टैग होता क्या है, क्या क्या इसकी भूमिका होती है, क्या इसका महत्व होता है, सारी चीज़ें इस पर हम लोग एक अलग से वीडियो पढ़ेंगे। फिलहाल अभी आप ध्यान रखें कि मुजफ्फरपुर की शाही लीची को 2018 में जीआई टैग मिला। और इसके अलावा जो आप देख रहे हैं कि आम कौन सा था, आम था जर्दालू आम, कौन सा, जर्दालू आम। जर्दालू आम कहाँ का है, बिहार जिले के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट का है, और इसे भी 2018 में ही जीआई टैग मिला, ठीक है ना। भागलपुर का आम और भागलपुर का जर्दालू आम, मुजफ्फरपुर की शाही लीची, दोनों को जीआई टैग का मिला, 2018 में मिला। और जो आपका जर्दालू आम है, इसी के साथ साथ बिहार में बिहार की कटारानी चावल और मगही पान, इनको भी जीआई टैग मिला हुआ था। चलिएगा, इसके बाद अलावा बात करते हैं बिहार में। तो बिहार के सीएम कौन, अच्छे से आपको मालूम है, बिहार के सीएम है श्री नीतीश कुमार जी। बिहार के सीएम कौन है, नीतीश कुमार, ठीक है ना। और बिहार के गवर्नर, बिहार के गवर्नर कौन है, तो बिहार के गवर्नर हैं श्री फागू चौहान जी। बिहार के गवर्नर कौन है, श्री फागू चौहान जी। बिहार की राजधानी क्या है, पटना। और बिहार में नेशनल पार्क, जैसे उत्तर प्रदेश में एक ही था वैसे वहाँ पर भी है, बिहार में नेशनल पार्क है वाल्मीकि नेशनल पार्क। ध्यान रखेंगे कौन सा नेशनल पार्क है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, ये बिहार में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर अपने। अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 11। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, अभी 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित श्री बलबीर सिंह, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस खेल से जुड़े हैं, किस खेल से जुड़े थे, यानी कि एक खिलाड़ी हैं बलबीर सिंह, उनका हाल ही में अभी निधन हो गया है, वो कौन सा खेल खेलते थे। ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी टेनिस, ऑप्शन सी फुटबॉल, ऑप्शन डी क्या है, हॉकी। क्या खेलते थे वो, सही उत्तर है डी, यानी कि हॉकी, ठीक है। देखिए इसका स्पष्टीकरण लिखा है कि महान हॉकी खिलाड़ी, महान हॉकी खिलाड़ी, क्या नाम है इनका, श्री बलबीर सिंह, जो कि 3 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हैं। और सर्वश्रेष्ठ सेंटर फॉरवर्ड बलबीर सिंह सीनियर का 96 वर्ष की आयु में फोर्टिस अस्पताल चंडीगढ़ में निधन हो गया, जहां उन्हें कई अंग विफलता के कारण भर्ती कराया गया था और 8 मई तक वेंटिलेटर सपोर्ट में रहे, और इसके बाद इनका निधन हो गया। और वह 1957 में पद्मश्री पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर लिखा हुआ, आपसे पूछा जाएगा कि पहला खिलाड़ी कौन सा है जिसे पद्मश्री पुरस्कार मिला था, तो दोस्तों वो है बलबीर सिंह। और कब मिला था, तो 1957 में मिला था। अभी बलबीर सिंह की बात करें तो बलबीर सिंह जी जो हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो वो बिलोंग करते हैं पंजाब से। पंजाब के जालंधर में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और इन्होंने 1947 में श्रीलंका दौरे पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण भी किया था, डेब्यू भी किया था। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यानी कि प्लेयर हॉकी के थे, लेकिन 1947 में इन्होंने श्रीलंका दौरे पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी हिस्सा लिया, उसमें डेब्यू किया था, पदार्पण किया था श्रीलंका के दौरे पर, श्रीलंका के खिलाफ 1947 में। इसके अलावा अगर बात की जाए, 1952 में उन्होंने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया। विश्व रिकॉर्ड कौन सा है कि अगर किसी आपसे पूछा जाए कि किसी एक व्यक्ति द्वारा सर्वाधिक गोल, हॉकी में किसी एक व्यक्ति के द्वारा सर्वाधिक 5 गोल करने का रिकॉर्ड किसके नाम है, जो अभी भी नाबाद है, वो किसके नाम है, तो ये बलबीर सिंह के नाम ही है।
और यह रिकॉर्ड उन्होंने 1952 में हॉलैंड के खिलाफ, यानी जिसे नीदरलैंड कहते हैं हम लोग आजकल, तो उसी के खिलाफ 1952 में यह विश्व रिकॉर्ड बनाया था, जो आज भी नाबाद है, यानी इसको किसी ने भी इसको तोड़ा नहीं हुआ है। एक व्यक्ति द्वारा सर्वाधिक 5 गोल। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ और क्या है इनके बारे में, इन्होंने अपनी जीवनी लिखी, इन्होंने अपनी यानी कि आत्मकथा भी लिखी है, जीवनी भी लिखी है। उसका नाम क्या है, ध्यान रखना है आपको बिल्कुल, कि गोल्डन हैट। क्या नाम है, गोल्डन हैट। गोल्डन हैट, और उसके बाद लिखा हुआ है कि गोल्डन हैट्रिक। क्या लिखा हुआ है, गोल्डन हैट्रिक, और क्या लिखा है, मेरी हॉकी के दिन। ठीक है, इसको आप पूरा लिख लीजिएगा, गोल्डन हैट्रिक मेरी हॉकी के दिन, गोल्डन हैट्रिक मेरी हॉकी के दिन। ये इनकी जीवनी है जिसे इन्होंने 1977 यानी कि 1977 में लिखा था। ठीक है, समझ गए होंगे आप। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, इनके बारे में कई सारे फैक्ट हैं इंपॉर्टेंट हैं जो यानी आपको लिखने हैं। यानी बलबीर सिंह कौन, जिनका निधन हुआ, हॉकी प्लेयर थे। हॉकी के बारे में जो उनकी 2-3 बातें हमने आपको बताई, वो रिकॉर्ड वो ध्यान रखना है। 1947 में श्रीलंका दौरे पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया। जालंधर से संबंधित हैं ये, पंजाब से। और इनकी जीवनी क्या है, गोल्डन हैट्रिक मेरी हॉकी के दिन, जिसे इन्होंने 1977 में लिखा। अभी बात करते हैं जो हॉकी भारत, यानी ऐसा होता है ना कि संघ बने होते हैं। जैसे आप देखते हो क्रिकेट में बीसीसीआई, फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय कौन है, आईसीआई। ठीक है, तो जो है आईसीसी, सॉरी। तो इसी तरह से हॉकी का भी है। तो भारत का हॉकी संघ अलग है, फिर एशियाई हॉकी संघ है, फिर विश्व हॉकी संघ है। तो जो हॉकी भारत के बारे में बात करें तो इसके अध्यक्ष कौन हैं, तो हॉकी भारत के अध्यक्ष हैं मुश्ताक अहमद। दोस्तों क्या नाम है, मुश्ताक अहमद। ये क्या है, मुश्ताक अहमद क्या है, हॉकी भारत जो संघ है उसके अध्यक्ष है। इसके अलावा हम बात करें कि हॉकी भारत के महासचिव कौन है, तो हॉकी भारत के महासचिव इस समय कौन है दोस्तों, तो वो है राजेंद्र सिंह। ठीक है, हॉकी जो भारत का जो हॉकी संघ है उसका गठन कब हुआ था, तो इसका गठन कब हुआ था, 20 मई 2009। ये लिखना थोड़ा गलत हो गया है मेरे लिखने में, आप इसको सही लिखें। और बाकी हॉकी संघ का हेडक्वार्टर मित्रों कहाँ पर है, तो हेडक्वार्टर इसका दिल्ली। ठीक है, स्थापना कब बताई थी मैंने आपको, 2009। ठीक है, 20 मई 2009। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और हॉकी जो है ये अपने भारत का क्या है, राष्ट्रीय खेल भी है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है, आंसर आपको दिख रहा है, कोई बात नहीं। श्यामल भावे का हाल ही में निधन हो गया, जो एक प्रसिद्ध क्या थे, कवि, सैंड आर्टिस्ट, राजनेता या फिर गायक। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्या है, गायक हैं। श्यामल भावे का हाल ही में निधन हो गया। श्यामल भावे कौन थे, तो एक गायक थे। कैसे गायक थे, प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतकार श्यामला जी भावे, जो हिंदुस्तानी और कर्नाटका शैली दोनों में अच्छी तरह वाकिफ थे। यानी कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। और हिंदुस्तानी कर्नाटक दोनों शैली के अच्छे यानी कि उसके वाकिफ थे, उसके यानी कि जानकार थे। इनका निधन 76 वर्ष की आयु में 23 मई 2020 को बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ। उनका जन्म 14 मार्च 1941 को कर्नाटक के बेंगलुरु में ही हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना है। श्यामल जी भावे कौन हैं, तो एक गायक, कहाँ के थे, कर्नाटका के, बेंगलुरु से थे। ठीक है, हिंदुस्तानी और कर्नाटक शैली में दोनों अच्छी तरह से वाकिफ थे। तो आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है कि उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताएं जो देश में स्थानिक खतरे वाले फूलों के संरक्षण पर रिपोर्ट जारी करने के लिए पहला है। ठीक है, ऑप्शन ए क्या लिखा, उत्तराखंड। ऑप्शन बी क्या लिखा, मेघालय। ऑप्शन सी मणिपुर। ऑप्शन डी लद्दाख। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि मणिपुर। बाकी हम लोग इसका संबंधित तथ्य देख लेते हैं। यानी कि इसमें लिखा हुआ है कि जो देश में स्थानिक खतरे वाले फूलों के संरक्षण पर रिपोर्ट जारी करने वाला, स्थानिक मतलब जो है यानी कि वहाँ के स्थानीय जो फूलों की प्रजाति, स्थानीय प्रजातियां फूलों की, उनके सचरण जो खतरे में हैं उनके संरक्षण पर एक रिपोर्ट जारी कर रहा है। और ऐसा करने वाला ये पहला राज्य बन गया है। इसका मैंने आंसर आपको शायद मणिपुर बता दिया, लेकिन आप इसका क्या है, सही आंसर क्या है, उत्तराखंड है। ऑप्शन नंबर ए है, ध्यान दीजिएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड है सही। ठीक है, लिखा हुआ है कि उत्तराखंड 1100 दुर्लभ पौधों को विलुप्त होने से बचाने के लिए इसके संरक्षण के प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए एक रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है। परियोजना का उद्देश्य जर्म प्लाज्म संरक्षण है, ताकि प्रजातियां वन विभाग के साथ संरक्षित रहें और आम जनता के बीच पौधों की प्रजातियों के संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सके, जिससे पौधों की अंधता यानी कि जो समाप्त हो रहे हैं वो रुक सके।
रिपोर्ट संरक्षित पौधों के सबसे बड़े भंडारों में से एक है और राज्य के वन विभाग के अनुसंधान विंग द्वारा किया जाता है। इसको समझते हैं ये पूरी बात कह रहा है। ठीक है, तो संरक्षण कार्यक्रम के तहत होगा क्या कि सभी वर्ग जैसे कि झाड़ियां और जड़ी बूटी भी शामिल हैं, उनका भी संरक्षण किया जाएगा। यहाँ पर लगभग 1100 दुर्लभ प्रजातियां हैं, 1100 लगभग दुर्लभ पौधे हैं जिनको विलुप्त होने से बचाना है। और इनको बचाना कैसे, इनका संरक्षण कैसे होगा, उसके प्रयास क्या किए जाएंगे, इसकी एक रिपोर्ट जारी की है किसने, उत्तराखंड ने। और ऐसा करने वाला वो पहला राज्य बन गया है। ठीक है दोस्तों, बाकी हम लोग आगे कुछ और चीज़ें देखते हैं इसके बारे में, और कुछ चीज़ें आपके लिए होमवर्क रहेंगी। ठीक है, आपके लिए थोड़ा वर्क रहेंगे, आप थोड़ा मेहनत करेंगे, कुछ ढूंढेंगे इसके लिए। हम आपको बताना है कि उत्तराखंड वन विभाग द्वारा कुछ फूलों का संरक्षण पहले से किया जा रहा है। उसके उनमें से कुछ हम आपको 4 फूल बताते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे वो फूल। ठीक है ना, और सांस्कृतिक और प्राचीन फूल हैं वो। ठीक है, पहला एक फूल कौन सा है, ब्रह्म कमल। आपसे पूछा जाना ये कहाँ पाया जाता है, तो ये उत्तराखंड का स्थानिक पौधा है, उत्तराखंड का स्थानिक फूल है, वृक्ष है ब्रह्म कमल। ब्रह्म कमल एक लुप्त प्राय फूल की प्रजाति है जिसका नाम भगवान ब्रह्मा जी के नाम पर रखा गया है। ठीक है, लुप्त प्राय का मतलब अभी इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया हुआ था। लुप्त प्राय का मतलब क्या होता है कि ऐसी प्रजाति जो विलुप्त होने के कगार पर हो, अभी खत्म नहीं हुई है लेकिन खत्म होने के एकदम कगार पर आ चुकी है। ठीक है ना, उसको अगर संरक्षित नहीं किया गया तो बहुत जल्द हम लोगों के सामने से वो खत्म हो जाएगी पूरे विश्व से, उसको कहते हैं लुप्त प्राय। तो लुप्त प्राय प्रजाति है ब्रह्म कमल। इसके अलावा क्या है, संजीवनी। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, ये वही संजीवनी जिसका उल्लेख आपको रामायण में मिलता है। हनुमान जी लाए थे जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, उनके लिए संजीवनी बूटी लाए थे, ये वही वाली संजीवनी है। बाकी इसके अलावा कौन सा, इसके अलावा एक वृक्ष और वहाँ पर क्या है, थूनर। थूनर, ठीक है ना, ये हिमालय के ऊंचे क्षेत्रों पर ये पाया जाता है थूनर। और ये स्तन कैंसर में सहायक होता है, काफ़ी अधिक इसकी महत्ता है इस क्षेत्र में। इसके बाद चौथा क्या लिखा हुआ है, भोजपत्र। ये भी आपने बहुत सुना होगा, भोजपत्र आपने तब सुना होगा ज़्यादातर जब कोई भी आप प्राचीन ऐतिहासिक बात करते हैं। जैसे कि ये होता क्या है, भोजपत्र एक वृक्ष है और एक यानी कि लुप्त प्राय वृक्ष है ये भी। और ऐसा वृक्ष है कि इसकी छाल पर प्राचीन ग्रंथ लिखे गए। जैसे आप कोई भी ऐतिहासिक सीरियल देखते हो या फिर कोई ऐतिहासिक किताब पढ़ते हैं तो कहते हैं कि भोजपत्रों को इधर ले आओ, भोजपत्रों पर लिखा गया। तो भोजपत्र क्या वृक्ष होता था, उसकी छाल पर ये प्राचीन ग्रंथ श्लोक वगैरह सब लिखे जाते थे, क्योंकि तब कोई कॉपी तो आजकल की तरह होती नहीं थी, तो भोजपत्रों पर लिखा जाता था। ये वही भोजपत्र है। तो ये 4 हमने कुछ आपको फूल बताएं जिनका संरक्षण वो पहले से कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अभी आपको है उत्तराखंड के सीएम कौन है, आपको मालूम है उत्तराखंड के सीएम कौन है, तो उत्तराखंड के सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड के सीएम कौन है, उत्तराखंड के सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड की राज्यपाल कौन है, बेबी रानी मौर्य, BRM, यानी कि उत्तराखंड की राज्यपाल कौन है, बेबी रानी मौर्य। सीएम कौन थे, सीएम थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, TSR। ठीक है, इसके बाद जो है उत्तराखंड में कुछ जो है नेशनल पार्क जैसे बहुत ही फेमस हैं, कुछ है हम आपको बता रहे हैं। जिम कार्बेट, कौन सा, जिम कार्बेट। ठीक है, जिम कार्बेट अपने देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसका स्थापना हेली नेशनल पार्क के नाम से हुई थी। किसके नाम से, हेली नेशनल पार्क के नाम से। और वर्तमान में इसको क्या जानते हैं, वर्तमान में इसको हम लोग जिम कार्बेट नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कौन सा है नेशनल पार्क, इसके अलावा यहाँ पर है नंदा देवी। ठीक है ना, फूलों की घाटी नेशनल पार्क, कौन सा, फूलों की घाटी नेशनल पार्क भी यहीं पर है। इसके अलावा अगर बात की जाए राजा जी नेशनल पार्क, ये भी कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। इसके बाद बात की जाए तो गंगोत्री नेशनल पार्क या फिर गोविंद विहार नेशनल पार्क, ये सब कहाँ पर, उत्तराखंड में ही स्थित है। अब इसमें सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। ठीक है, वीडियो को आप दोबारा से रोक कर सारी चीज़ें देखिएगा, पढ़िएगा, सुनिएगा। आज का सेशन थोड़ा सा लंबा हो गया है, कोई बात नहीं, आप धैर्य के साथ पूरा वीडियो लगातार एक साथ देखिएगा, आपको कई सारी जानकारियां मिलेंगी। और अंत में हम आपसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं और वो प्रश्न ये है, आप ये बताओगे कि जो हमारा राज्य उत्तराखंड है इसकी स्थापना कब हुई थी, उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी ये बताओगे आप। और उत्तराखंड की राजधानियां इस समय 2 हैं, उत्तराखंड की इस समय राजधानी 2 हैं। उन दोनों राजधानी एक शीतकालीन है और एक ग्रीष्मकालीन है। तो कौन सी राजधानी शीतकालीन है और कौन सी राजधानी ग्रीष्मकालीन है ये बताओगे। और दूसरा क्वेश्चन और क्या पूछा हमने आपसे, उत्तराखंड का
स्थापना कब हुई थी, वो यूपी से अलग हुआ था, कब अलग हुआ था, ये चीज़ आप लिखोगे। ये 2 क्वेश्चन जो है आप कमेंट में जाकर ज़रूर लिखिएगा और इसका हम जो है इंतज़ार करेंगे आपके आंसर का। और आप लोग आंसर करते भी हैं, पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछे थे, आप सबने अच्छे आंसर किए भी थे। तो इसी तरीके से फिर आप कमेंट में जाइएगा और सारे आंसर करिएगा। और आज का सेशन हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में। और सेशन को अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी करिएगा, बताइएगा, ठीक है। और इसके बाद जो है इसको शेयर भी करिएगा। और एक चीज़ जो मैंने आपको बताई थी, ज्ञान सागर का जो है वो एप्लीकेशन जो है उसको ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ज्ञान सागर जो है कोच संस्थान आपका, इसका एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। आगामी जो भी ऑनलाइन कोर्सेस या फिर जो भी क्लासेस संचालित होंगी वो सभी आपका ज्ञान सागर इंस्टीट्यूट के एप्लीकेशन पर संचालित की जाएंगी। चलिएगा दोस्तों, समाप्त करते हैं आज का सेशन। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज़रूरी है। और बाकी बातें फिर अगली क्लास में, अगले सेशन में करते हैं। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।